अब तक यही सुनता, पढ़ता और देखता आया था कि शमशान में लोग 4 कांधों पर अर्थी पर सवार होकर आते हैं, पर यह पहली बार देखा कि जब 25 जिंदा लोग खुद अपने पैरों पर चलकर शमशान आए और शमशान में दम तोड़ा। यह पहली बार देखा जब शमशान से मुर्दों को वापस देखा, जब लौटने के बाद दोबारा उन्हें शमशान का रुख करना पड़ा। यह पहली बार देखा जो दूसरे की चिता में शामिल होने आए और खुद उनकी का यह रूप पहली बार कतई नहीं देखा। हम आप में से न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार की बीमारी को मामूली बीमारी समझकर बिना इलाज के यूं ही छोड़ देते हैं। पर यह शमशान इस बात का गवाह है कि भ्रष्टाचार कितना जानलेवा है। वैसे क्या कहिए और क्या कीजिए उन भ्रष्टाचारियों के बारे में जिन्होंने शमशान में जिंदा इंसानों की चिता तैयार करवा दी। अरे जो जिंदा इंसानों को नहीं छोड़ते, उनसे मुर्दों के आखिरी घर में ईमानदारी की उम्मीद। शमशान बेशक मुरादनगर में हो, लेकिन यकीन मानिए हिंदुस्तान के किसी भी शमशान की ऐसी तस्वीरें कभी भी आ सकती है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार को बीमारी नहीं, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान चुके हैं। दरअसल हम भ्रष्टाचार को बीमारी नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आवश्यक वस्तु मान चुके हैं। इसीलिए न भ्रष्टाचार में हमें कोई बुराई दिखाई देती है और न हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसकी एक अर्थी इस शमशान में आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने बदले में 25 चिताएं सजा दी। कहते हैं शमशान मोक्ष का द्वार होता है, इस दुनिया से उस दुनिया के बीच की यह आखिरी कड़ी होती है। अब ऐसी जगह को भी भ्रष्टाचार का दीमक खा जाए तो फिर क्या ये दुनिया और क्या वो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मौत कब, कहां और कैसे आ जाए ये कोई नहीं जानता, मगर मौत यहां और ऐसे भी आ सकती है ये इससे पहले किसी ने सोचा भी न था। इस दुनिया से उस दुनिया के बीच का आखिरी पड़ाव शमशान या कब्रिस्तान होता है। यहाँ जिंदा इंसानों के कांधे पर मुर्दे आते हैं, मगर इंसानी हवस और लालच ने इस आखिरी आराम गाह को भी नहीं बख्शा, वरना एक शमशान के अंदर से 25 लाशें यूं बाहर ना आती। अब से फकत 4 महीने पहले जिस छत को शमशान में आने वाले दुखियारों का सिर छुपाने के इरादे से बनाया गया था, वही छत रविवार को अचानक भर भरा कर जमींदोज हो गई और इसी के साथ ये छत यूं ही एक झटके में 25 जिंदगियों को लील गई। लेकिन भ्रष्टाचार में जीने और भ्रष्टाचार ओढ़ने बिछाने के आदी हो चुके हम हिंदुस्तानियों के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या होगी कि जिस शमशान में आकर बड़े से बड़े दुनियादार को भी वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है। भ्रष्टाचार ने उसी शमशान में बने शेल्टर के खंभों पर भी अपनी जगह बना ली और ये जगह इतनी गहरी थी कि शायद अपने बनने के बाद हुई पहली बारिश में ही ये शेल्टर अचानक से नीचे गिरकर मटिया मेट हो गई। अब शेल्टर का मलबा तो हट चुका है, शासन प्रशासन ने जांच और कार्रवाई की रस्म अदायगी भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन? लोगों का ये गुस्सा उनके सीने में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धधक रही आग की गवाही दे रहा है। बीच सड़क पर लगा ये जाम हमारे सिस्टम के निकम्मेपन को मुंह चिढ़ा रहा है और साथ ही आंखों से बेहिसाब बहते ये आंसू अपनों को खोने की तकलीफ से पैदा हुए दर्द की शिद्दत बयान कर रहे हैं। किसी का परिवार उजड़ गया, किसी के सपने चकनाचूर हो गए, किसी के परिवार का कमाने वाला चला गया तो किसी का वो सहारा ही छिन गया जिसके भरोसे जिंदगी की गाड़ी आगे खिसक रही थी। लेकिन चूंकि न तो ऐसा पहली बार हुआ है और न ही लोग इसकी असली वजह से नावाकिफ हैं। लोग बेशक गम में हों, लेकिन उन्हें दिलासे की नहीं, इंसाफ की उम्मीद है। लोग मुरादनगर के शमशान में रविवार को हुए हादसे में हुई मौतों का हिसाब चाहते हैं। कानून के रास्ते से ही सही गुनहगारों का अंजाम चाहते हैं।
ये मुरादनगर के शमशान में शेल्टर के गिरने से पैदा हुए गुस्से का ही नतीजा था कि सोमवार की सुबह दर्द से तड़पते लोगों ने इंसाफ की मांग के साथ गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर धरना दे दिया। चूंकि ये धरना ही दिवंगत लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए था। जिन शवों को शमशान में होना चाहिए था, उनके अपनों ने ही उन्हीं शवों को अपने अपने धरने में भी शामिल कर लिया। लोग इंसाफ के लिए चिल्ला रहे थे और महिलाएं थी कि लगातार रोए जा रही थी। हर तरफ तकलीफ थी, हर कोई गुस्से में था। सबकी बस यही मांग थी कि शमशान में हुए 25 मौतों के गुनहगार को सजा दो और ऐसी सजा दो कि नजीर बन जाए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब नगर पालिका की ईओ जूनियर इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज हुई है तो नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों न हो। लेकिन इन सबके बीच तस्वीरें देखिए, जो पीड़ित परिवार है, डेड बॉडी को गाजियाबाद मेरठ की जो हाईवे है वहां पर रखकर जाम लगा दिया है। लोगों का गुस्सा फूटा है, लोग और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बीच सड़क पर जारी इस प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। गाजियाबाद के मेरठ तिराहे से लेकर राजनगर एक्सटेंशन और राजनगर एक्सटेंशन से लेकर मुरादनगर तक मेन रोड तो छोड़िए, आसपास के छोटे मोटे रास्तों पर भी ऐसी भीड़ लगी कि तिल रखने की जगह नहीं बची। हर तरफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, हर तरफ सिर्फ जाम ही जाम। ये लोगों के गुस्से का ही नतीजा था कि शुरू में तो शासन प्रशासन को भी गुस्साए लोगों तक पहुंचने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। जाम बढ़ता गया तो पुलिस ने गाजियाबाद मेरठ हाईवे को पूरी तरह से ही बंद कर दिया। हालांकि देर सवेर प्रशासन ने हिम्मत जुटा ही ली। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ और उनके गुस्से के आगे शासन प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। इस वक्त मैं गाजियाबाद मेरठ रोड पर हूं और अगर आप देखें तो परिजनों ने डेड बॉडी सड़क पर रखकर लंबा जाम लगा दिया है। ये जो सड़क है ये गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाती है और तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां एक तरफ से रुकी हुई हैं। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया था, उनकी तकलीफ समझी जा सकती थी। महिलाओं का गुस्सा सिस्टम और सरकार पर निकल रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ हर किसी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे ये बता दो। हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा है। मैं हाथ जोड़ के तो योगी आदित्यनाथ जी से कहती हूँ कि हमारे घर पर आएं और जरा हमारे घर की हालात देखें कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से ही बात करना चाहेंगे और कोई अधिकारी हमारे पास ना आए। लोगों का गुस्सा और उनकी हैरानगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि जो शेल्टर महज 4 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ, आखिर वो इतनी जल्दी नीचे कैसे गिर गया। क्या भ्रष्टाचार और सरकारी अफसरों के कट के चक्कर में ठेकेदार ने सारी हदें पार कर दी? क्या कंक्रीट और सीमेंट की जगह सरकार की आंखों में खुद उसी के नुमाइंदों ने धूल झोंक दी? रेत झड़ रहा था, उसमें ऐसा मेटेरियल कम करा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आज ऐसी घटना न हो। उन ठेकेदारों को सुझाव जो इसमें कार्य करता थे छत में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का सीधा इल्जाम प्रशासन पर था। लोग कह रहे थे कि अगर प्रशासन ने समय रहते निर्माण कार्य की सुध ली होती, भ्रष्ट सरकारी अफसरों, बाबुओं और ठेकेदारों पर नकेल कसी होती, तो शायद इस तरह इतने लोगों को बेमौत नहीं मरना पड़ता। ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। अच्छा। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अच्छा। इसमें केवल रेत ही रेत नजर आ रहा है, सीमेंट का तो कहीं नाम नहीं है। 25 लोगों की जिंदगी छीनने और कई परिवारों को बर्बाद करने वाले इस हादसे से पैदा हुए बेशुमार सवाल थे। सवाल सरकार से, सवाल अफसरों से और सवाल अंदर तक सड़ चुके सिस्टम से। लोग पूछ रहे थे कि आखिर असली गुनहगार यानी ठेकेदार को कब पकड़ा जाएगा? क्या अकेला ठेकेदार ही इस हादसे का जिम्मेदार है? उन सरकारी अफसरों का क्या होगा जिनके जिम्मे ये काम था? क्या ठेकेदार के साथ अफसरों की भूमिका भी जांची जाएगी? मृतकों के घर वालों को 15 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऐलान कब होगा? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब परिजनों की फरियाद सुनने आएंगे?
हालांकि सच्चाई यही थी कि खुद शासन प्रशासन के नुमाइंदों के पास दर्द से तड़पते इन लोगों के सुलगते सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में अफसरों ने भी सिर्फ आश्वासनों के सहारे ही लोगों का गुस्सा कम करने की कोशिश की। बताया कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। अभी शुरुआती जहाँ टेक्निकल इशू है मेन, तो वो टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। बाकी जो भी प्रथम दृष्टया चीज़ें लगी थी उसके आधार पर हमने 3 लोग को जेल भेज दिया। जांच कमेटी बनी है आईजी सर और कमिश्नर मैम की अध्यक्षता। कहने की जरूरत नहीं है कि आज नहीं तो कल मुरादनगर हादसे के कुछ गुनहगार सलाखों के पीछे भी होंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर तक घर कर चुके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जब तक हर कोई एकजुट नहीं होगा, ऐसे हादसे अलग अलग वक्त और नाम से अलग अलग जगहों पर दोहराए जाते रहेंगे। मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, मुरादनगर, आज तक। भ्रष्टाचार की दीमक हर जगह है, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार को कोई बीमारी ही नहीं मानते, बल्कि भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर चुके हैं। इस मामले में भी कुछ सरकारी अफसरों पर गाज गिर गई, लेकिन उन परिवारों का क्या? मुरादनगर मौत के शमशान कांड के गुनहगारों पर कार्रवाई का सिलसिला आखिर शुरू हो गया। 25 लोगों को एक झटके में लीलने वाले इस भयानक हादसे के बाद सरकार ने एकाएक कार्रवाई करते हुए 3 सरकारी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। मुरादनगर नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह गिरफ्तार की गई, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल गिरफ्तार हुआ और सुपरवाइजर आशीष को भी पकड़ा गया, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी का अब भी कोई पता नहीं है। कहने को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई, कहने को 3 लोगों को जेल भेजने की तैयारी भी कर ली गई। यकीनन देर सवेर ठेकेदार भी कानून के शिकंजे में होगा, लेकिन क्या इस कार्रवाई से रगों में समा चुकी भ्रष्टाचार की बीमारी खत्म हो जाएगी? क्या आइंदे कभी कोई अफसर ठेकेदार से अपना हिस्सा या कट नहीं मांगेगा? और क्या अफसरों का मुंह भरते भरते ठेकेदार सीमेंट की जगह बालू भरने की आदत छोड़ देगा? तजुर्बा तो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और आने वाले वक्त में भी हालात जस के तस रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे हादसे नहीं होते अगर सरकारी अमला सतर्क रहता। सच्चाई तो ये है कि शमशान में शेल्टर का टेंडर निकल रहा था, तभी से सरकारी अफसरों की मांग और कट का सिलसिला शुरू हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि शेल्टर में सीमेंट और कंक्रीट की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार की रेत ने ले ली थी और हिस्सा मांगने वालों ने अपना काम पूरा कर लिया। उन लोगों की तकलीफ समझिए जिनके अपनों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। कई अपने परिवार में इकलौता कमाने वाले थे, अपने परिवार का सहारा थे, लेकिन रविवार को अंतिम संस्कार में शामिल होना उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। अब मुरादनगर के रहने वाले रोबिन को लीजिए, उसकी भी इस हादसे में जान चली गई। रोबिन और उसके चाचा कल इस शमशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन घोटालेबाजों ने फंड डकार कर ऐसी शेल्टर तैयार की जिसने एक ही झटके में 25 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। शामली से शरद मलिक के साथ अरविंद ओझा, मुरादनगर, आज तक। और अब बात हनी ट्रैप की। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने की बहुत सारी फरमाइशें आती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी फरमाइश कबूल करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इसका अंजाम कई बार बेहद भयानक होता है। लखनऊ के एक डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लखनऊ के रहने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर राजेश अक्सर सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारा करते थे। इस रोज शाम को भी वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर टहल ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। नाम था सना उर्फ तबस्सुम। तीखे नए नक्श और खूबसूरत अपीयरेंस वाली सना की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर डॉक्टर राजेश ने उसे एक्सेप्ट करने में जरा भी देर नहीं की और इस तरह पहले वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों की दोस्ती हुई और फिर फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और तब हकीकत में बातों बातों में सना और राजेश में नजदीकियां बढ़ने लगी। बातों का सिलसिला भी धीरे धीरे लंबा होने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्ती और प्यार मोहब्बत के रास्ते अभी इस रिश्ते को बहुत आगे जाना था। और फिर वो घड़ी आई जब दोनों को एक दूसरे को और करीब से जानने और समझने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि सना ने 1 दिसंबर की शाम को डॉक्टर राजेश को फोन कर मिलने बुलाया। सना ने बताया कि वो सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स अपार्टमेंट की फ्लैट नंबर 1302 में
उनका इंतजार कर रही है। जब डॉक्टर राजेश ने वहां किसी और के होने और न होने को लेकर सना से पूछा, तो सना ने हंसते हुए जवाब दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वहां उसके अलावा सिर्फ उसकी छोटी बहन कहकशां है और खुद कहकशां भी उनसे मिलना चाहती है। अकेले में दो बहनों से मिलने की यह पेशकश डॉक्टर राजेश ठुकरा नहीं सके और फौरन ही अपनी कार ड्राइव कर सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स अपार्टमेंट में जा पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजी और सना ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सना ने अपनी बहन कहकशां से डॉक्टर राजेश की मुलाकात भी करवाई और उन्हें कॉफी भी पिलाई। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे जोर का झटका डॉक्टर राजेश का इंतजार कर रहा था। सना ने सही कहा था कि फ्लैट में उसके अलावा उसकी छोटी बहन कहकशां भी मौजूद है, लेकिन यह नहीं बताया था कि वहां सना और कहकशां के अलावा 5 और लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं। कॉफी पीते ही डॉक्टर राजेश को नशा सा होने लगा और फिर तो उनकी हालत ऐसी हुई कि जैसा जैसा सना उनसे कहती गई वो करते गए। कुछ घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो पूरी पिक्चर बदल चुकी थी। सना और कहकशां के अलावा फ्लैट में छुपे 5 और लोग सामने आ चुके थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। इन 5 ने उनसे मारपीट और बदतमीजी शुरू कर दी। अब तो डॉक्टर राजेश पूरी तरह फंस चुके थे। उनकी हालत कुछ ऐसी थी जैसे उगलो तो अंधा और निगलो तो मौत। कहां तो डॉक्टर राजेश सना के साथ कुछ हसीन पल गुजारने का ख्वाब देख रहे थे और कहां साथ लोगों के पूरे गैंग ने उन्हें दबोच लिया था। घबराए डॉक्टर राजेश वहां से भागना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मगर असली धोखा तो अभी बाकी था। सना एंड कंपनी ने डॉक्टर राजेश को बताया कि अब उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस उनके पास मौजूद हैं और अब वो इस चक्रव्यूह से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए देने होंगे। असल में लखनऊ का ये गैंग बेहद शातिर है। अपने शिकार को पूरी तरह से जाल में फांसने की पूरी तैयारी करता है। बाकायदा उनकी तस्वीरें उतारता है ताकि इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके, उनका मुंह बंद रखा जा सके और अगले शिकार का इंतजार किया जा सके। शादीशुदा डॉक्टर राजेश अब हनी ट्रैप के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। यहां तक कि सना और उसके गैंग के लोग डॉक्टर राजेश को 30 लाख रुपए न देने पर उनके बच्चों की हत्या कर देने तक की धमकी देने लगे। हालत यह हुई कि डॉक्टर राजेश ने जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम करना शुरू कर दिया और एक एक कर कई किश्तों में करीब 7 लाख रुपए इस गैंग को चुका भी दिए। लेकिन जब इतने रुपए देने के बावजूद गैंग का मुंह बंद होने के बजाय और खुलता जा रहा था, डॉक्टर राजेश ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने लखनऊ के ही गोमती नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई और बताया कि पिछले दिनों उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर उनसे लाखों रुपए वसूले। चूंकि इल्जाम संगीन था, पुलिस ने फौरन अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। डॉक्टर राजेश से सिलसिलेवार तरीके से पूरे वाकये की जानकारी ली और अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। छानबीन में पुलिस को पता चला कि सना और कहकशां नाम की 2 बहनें अपने साथियों के साथ मिलकर हनी ट्रैप का एक ऐसा ही गैंग चलाती हैं, जो लोगों को दोस्ती और फिर प्यार मोहब्बत के जाल में फांसकर पहले तो उनकी अश्लील तस्वीरें उतार लेते हैं और फिर इन्हीं तस्वीरों के बल पर उनकी ब्लैकमेलिंग करते हैं। फाइनली पुलिस की कोशिश रंग लाई और पुलिस ने इस गैंग के एक ठिकाने पर दबिश डालकर सबसे पहले कहकशां और उसके एक साथी सचिन रावत को धर दबोचा। लेकिन पहली कार्रवाई में सना और गैंग के बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। बाद में पुलिस ने इस गैंग के 4 और लोगों को भी पकड़ा, लेकिन डॉक्टर राजेश को अपने प्रेम जाल में फांसने वाली सना अब भी फरार है। लखनऊ पुलिस की माने तो इस गैंग ने हनी ट्रैप के इसी जाल में फंसाकर कई और लोगों को भी लूटा है। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी इतनी फुल प्रूफ होती है कि एक बार इनके जाल में फंसने वाला शख्स फिर लुट कर ही निकलता है और लुटने के बावजूद लोग अक्सर इसकी शिकायत किसी से नहीं कर पाते। गैंग के लोग डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, बिल्डर जैसे अमीर लोगों को ही टारगेट करते थे।
ज्यादातर मामलों में उनका शिकार शादीशुदा लोग होते थे जिन्हें ब्लैकमेल करना आसान होता था। गैंग की लड़कियां पहले ऐसे लोगों से दोस्ती करती थी और फिर उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाती थी। गैंग के ठिकाने पर बाकी लोग पहले ही खुफिया कैमरे और दूसरे इंतजाम के साथ तैयार रहते थे। पहले शिकार को कोई नशीली कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीने को दी जाती थी और फिर जैसे ही शिकार नशे में होता, उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस बना लेते थे। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। ये गैंग ब्लैकमेल कर लोगों से लाखों रुपए वसूल। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।